ये आकाशवाणी है। सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं चलती भी रहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं प्रगति पथ पर चले जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 31वीं कड़ी। सुंदरता में विविधता, जैव विविधता संरक्षण। ये अब आएगा मजा। चलो चलो पापा जल्दी चलो जल्दी। अरे रवि, तुम तो कुछ ज्यादा ही चहक रहे हो। लेकिन अब चिड़ियाघर पहुंचकर ध्यान रखना, खास तौर पर उन बंदरों से संभल कर रहना। कहीं ऐसा न हो कि तुम उन्हें पसंद आ जाओ और वो तुम्हें वहीं रख ले। पापा देखो इसे। और तुम्हारा क्या होगा? हमेशा मुझे छेड़ती रहती हो। अब माँ देखो ना। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, झगड़ा मत करो भाई। लो हम पहुंच गए। ये मैं ना गाड़ी पार्क करता हूँ। हाँ उधर लगाता हूँ। हाँ ये हाँ। चलो अब हम टिकट लेने चलेंगे हैं। चलो 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 चलो। जरा 4 टिकट दीजिएगा। हाँ हाँ धन्यवाद। रवि रीटा इधर से आओ भाई, इधर से। चलो 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 इधर से। टिकट को संभाल कर पार करना। हाँ ऐसे। लो हम अंदर आ गए। ओए, अब बताओ पहले किस तरफ चलना है? बाघ शेर की तरफ। हम शेर भी देखेंगे और बाघ भी। लेकिन सबसे पहले इधर आओ। अरे देखो देखो जिराफ। बच्चों, मैंने पढ़ा है कि यहाँ एक जिराफ ने बच्चे को जन्म दिया है। ऐसा कुछ चिड़ियाघर में कम ही सुनने को मिलता है। आओ आओ। चलो 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 चलो। अरे वाह, जानवरों का इस तरह फलना फूलना और अपनी नस्ल बढ़ाना अच्छी बात है। इससे उनकी प्रजाति विलुप्त नहीं होगी। एक ही तरह के जानवर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं और जब ये जानवर एक एक करके मर जाते हैं, मेरा मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से खत्म हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो लुप्त हो गए हैं। ऐसा ही पौधों के साथ भी होता है। हाँ? अच्छा, इसका मतलब पूरी दुनिया में किसी भी प्रजाति का एक भी जीव न बचा हो। एक भी नहीं। एक भी नहीं। जैसे अब भारत में एक भी बाघ नहीं है। और वो गुलाबी गर्दन वाली बत्तख जो भारत और बांग्लादेश में पाई जाती थी, बिल्कुल। लेकिन 1950 से लेकर अब तक देखी नहीं गई है। और अब ये मान लिया गया है कि प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। कुल कितनी विलुप्त प्रजातियां हैं? मेरा मतलब डायनासोर से नहीं है, बाकी प्रजातियों से है। ये कहना बहुत मुश्किल है। बच्चों, हमें तो ये भी नहीं पता कि दुनिया में कुल कितनी प्रजातियां हैं। जानते हो, जानकारों का मानना है कि हर साल कुल प्रजातियों में से 0.01% और 0.1% प्रजातियां लुप्त होती जाएंगी। ये सुनने में कम लगता है, लेकिन याद रखना बच्चों, दुनिया भर में 20 लाख से 1 करोड़ तक प्रजातियां होती हैं। बिल्कुल। हाँ, इसका अंदाजा लगाओ कि हर साल विलुप्त होने वाली प्रजातियों की संख्या कितनी ज्यादा होगी। लगभग 1 लाख प्रजातियां हर साल। 1 लाख? हाँ। प्रजातियों का मतलब सिर्फ चिड़ियाघर में दिखने वाले आकर्षक जानवर नहीं होते, बल्कि इसमें कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीव भी शामिल हैं। हाँ। और सुनो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के मुताबिक जानी मानी प्रजातियों में से 1/3 विलुप्त होने की कगार पर है। अच्छा? और तो और स्तनधारियों में से 25% अगले 20 वर्षों में विलुप्त हो जाएंगे। अच्छा? हाँ। लेकिन ये तो बहुत बुरा होगा। ये तो जैव विविधता को गहरी चोट होगी। अगर कुछ प्रजातियां विलुप्त हो भी जाएं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे इससे क्या? तो चुप रह। देखो, एक प्रजाति विलुप्त होती है तो दूसरी प्रजातियों के अस्तित्व पर भी असर पड़ता है। अच्छा। बच्चों, प्रकृति का हर पहलू जुड़ा हुआ है।
हम इस बात को समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक छोटा सा अंश छेड़ें और प्रकृति की खूबसूरत तस्वीर खराब ना हो। जब हम जैव विविधता की बात करते हैं ना, तो सारी प्रजातियों का ख्याल रखना जरूरी है। चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, उसका अपना अहम योगदान है। हाँ। आप लोग कितनी देर से जैव विविधता की बात कर रहे हो, इसका मतलब तो समझाओ मुझे। ओहो, अच्छा सुन, जैविक विविधता का छोटा नाम है जैव विविधता। पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल 1985 में E.O. विल्सन ने किया था। सरल शब्दों में इसका मतलब होता है अलग अलग तरह की प्रजातियां अलग अलग जगहों पर मिलना। वैसे वैज्ञानिकों के लिए इसके और भी मतलब हो सकते हैं। जैव विविधता का मतलब सिर्फ जानवरों से नहीं होता है। इसमें जंगल, पहाड़, खेत, खलिहान, नदियां, समंदर, मरुभूमि आदि सब शामिल हैं। सारे जीव जंतु किसी न किसी रूप में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और हाँ, हवा, पानी, मिट्टी से भी। अरे वाह। और चलो, ठंड बढ़ती जा रही है। चलो अब घर चले। हाँ, चलो चलो। बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2020 तक का दशक जैव विविधता को समर्पित किया है। जानते हैं ना सब लोग? जानते हैं। हमने आप लोगों के लिए पक्षियों के पार्क तक जाने का इंतजाम किया है और ये पार्क पास में ही है। तो आप सब तैयार हैं ना? तैयार हैं। वाह, आप सब लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां जाने से पहले जरूरी है कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूं। तो सबसे पहला सवाल रीटा तुमसे, ठीक है? क्या तुम्हें लगता है कि जैव विविधता सभी जगहों पर एक जैसी होती है? नहीं सर, ये कैसे मुमकिन है? हर जगह का रहन सहन अलग होता है। उसी तरह जैव विविधता भी जगह के हिसाब से बदलती रहती है। कुछ जगह पर जहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, वहाँ अच्छी खासी विविधता देखने को मिलती है। वहीं समुद्र के नीचे या बर्फीली जगहों पर कम विविधता होती है। इससे साफ है कि जैव विविधता विश्व स्तर पर और अलग अलग जगहों के हिसाब से बदलती रहती है। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। समंदर के आसपास और नीचे की जैव विविधता जमीन के मुकाबले 25% कम होती है। दोनों ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आते हुए भी जैव विविधता बढ़ती जाती है। अब खैर, मेरा दूसरा सवाल रीटा तुम्हारे भाई रवि के लिए। रवि, तुम तैयार हो? जी सर। ठीक है। क्या तुम कुछ ऐसी चीजों के नाम गिना सकते हो जो जैव विविधता की वजह से हमें मिली हैं? अब एक मिनट, खूबसूरती, सौंदर्य, गहनों में लगने वाले महंगे और आलीशान मोती आदि चीजों के अलावा। जी सर, दालें, सब्जियां और फल। वाह, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा बच्चों, क्या तुम सब जानते हो कि धरती पर खाने लायक पौधों की 80,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं? जानते हो? जी सर, जानते लेकिन जो खाना हम खाते हैं वो सिर्फ इनमें से 20 प्रजातियों से ही आती हैं। मैं कुछ बताऊं क्या? हाँ, चला बोलिए ना। हमारे खाने की मेज पर अगर नई नई खाने की चीजें आएंगी तो विश्व स्तर पर खाने की समस्या कम होगी। हमें खाने की मेज पर विविधता की जरूरत है। बिल्कुल। अगर हम अपने खाने के लिए कुछ ही पौधों पर निर्भर करेंगे तो किसी महामारी के समय अगर वो पौधे खत्म हो जाएंगे तो लाखों लोग भूख से मर जाएंगे। हाँ, रवि, अब तुम आगे बोलो। हाँ, अब तुम बोलो। जानवरों से मिलने वाले मछली, मीट, अंडे और पौधों से मिलने वाली दवाइयाँ जैसे कि तुलसी और नीम और एंटीबायोटिक्स, उन्हें कैसे भूल सकते हैं हम? हैं एंटीबायोटिक्स तो सूक्ष्म जीवों से ही बनती हैं। और ऐसे ही पौधों से दर्द निवारक दवा या फिर कैंसर में उपयोग होने वाली दवा या फिर मलेरिया की दवा क्विनीन भी तो पौधों से ही तैयार की जाती है। यहाँ तक कि सांप के डंक और जोंक की लार से भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं।
इसके अलावा शार्क के लीवर में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो डेंगू और पीले बुखार की दवाइयां बनाने में काम आते हैं। बिल्कुल ठीक। और बच्चों, एक अनुमान के मुताबिक डॉक्टर जो भी दवाइयां लिखते हैं ना, उनमें से 40% दवाइयां पौधों और जानवरों से बनी होती हैं। हाँ, और अगर ठीक से धरती पर मौजूद तरह तरह के जीव जंतुओं को परखा जाए तो पता नहीं और कितने उपचार सामने आएंगे। खैर रवि, तुम और बताओ, तुम क्या बोल रहे थे? भेड़ से ऊन, पौधों से कपास, जूट, कपड़े और कागज। कागज। हाँ, अरे तुम ऑक्सीजन भी तो भूल गए। कोई बात नहीं। मैं इन भाई बहन की जोड़ी से बहुत खुश हूँ। बेटा, तुम दोनों प्रकृति के तोहफों के बारे में खूब जानते हो। लेकिन एक चेतावनी। बोलिए। प्रकृति तो अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। बिल्कुल। यानी इन्हें संजो कर रखना चाहिए। बिल्कुल। बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितने की जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का भी तो ख्याल रखना है, जिससे कि वो भी इन संसाधनों का लाभ उठा सके। बिल्कुल सही बात है। टीचर, मेरी माँ कहती है, अगर हम एक प्रजाति के सारे जानवरों को मार दें या फिर एक ही प्रजाति के सारे पौधों को नष्ट कर दें तो वो विलुप्त हो जाएंगे और उनसे हमें जो फायदा हो सकता होगा ना, वो भी नहीं होगा। आप भी यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल रवि, बिल्कुल। तुमने तो स्थायी विकास की कुंजी बता दी। स्थायी विकास? हाँ? सर माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं पता। ओहो, चलो मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, स्थायी विकास का मतलब होता है किसी भी चीज को बचा कर इस्तेमाल करना, जिससे कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बची रहे। देखो, संसाधनों को इस्तेमाल करने का ऐसा अनुशासन जिससे कि हम अपनी आज की जरूरतों को पूरा करते हुए प्राकृतिक संसाधनों को सहेज कर भी रखें, जिससे आने वाले समय में लोगों को परेशानी ना हो। समझ गए? जी हाँ। ये तुम लोगों के लिए नई चीज है, लेकिन एक बार हम पक्षी उद्यान से लौट कर आएंगे ना, तो तुम बच्चों को सब समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों, लाइन बनाओ और बस में चलो लाइन बनाओ। अच्छा हुआ सर कि हम 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को एक साथ पक्षी उद्यान घुमाने ले आए। और वहाँ डॉक्टर आशुतोष भी होंगे बच्चों को पूरी जगह घुमाने के लिए। हाँ, बिल्कुल टीचर। और बच्चों को ये सब दिखाना भी चाहिए। अब क्लास में पढ़ाई के अलावा नई नई चीजों को सामने से देखना, छूना और समझना भी तो जरूरी होता है। लेकिन आपको पता है, इन्हें वहां ले जाने की एक और वजह भी है। वो क्या? आशुतोष बता रहा था कि पक्षी उद्यान पर आवासीय परिसर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल तो कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस पर बातचीत चल रही है। मैं चाहता हूं कि बच्चे प्रकृति की सुंदरता को नजदीक से देख लें, इससे पहले कि वो गायब हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये सारे जानवर अपना घर खो बैठेंगे। उनके रहने की जगह ध्वस्त हो जाएगी और प्राकृतिक विविधता को जो नुकसान होगा वो अलग। जितनी बड़ी प्रजाति उतना ज्यादा उस पर असर। और तो और जो प्रजाति जंगल और समंदर में रहते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और ये पार्क ऐसी ही एक जगह है। करेक्ट, बिल्कुल सही है। अब जैव विविधता को होने वाले नुकसान के पीछे लगातार बढ़ रही जनसंख्या की वजह से निवास का विनाश, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कटाई आदि अनेक कारण हैं। आज हवा, पानी, मिट्टी सब प्रदूषित है। ये अच्छा रहेगा कि बच्चे खुद प्रकृति के बीच जाकर ये समझ सकें कि आखिर प्रकृति है क्या चीज और कितनी जरूरी है। बिल्कुल। इससे वो समझ पाएंगे कि विविधता के नुकसान के पीछे कितने सारे कारण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैंने सोचा है कि मैं बच्चों से ना एक विरोध पत्र लिखवाऊंगा और उसे संबंधित अधिकारियों तक भेजूंगा। देखते हैं क्या होता है।
बड़ा मजा आएगा। दीदी दीदी दीदी, तुम्हें क्या लगता है हम पार्क में क्या देखेंगे? पक्षी तो जरूर देखेंगे, इसके अलावा तितलियां, मधुमक्खियां। पता है, मैंने तो पिछली बार नेवला भी देखा था। और बाघ नहीं देखा था? तुम और तुम्हारे बाघ। अरे हाँ, लेकिन तुम्हें वहाँ बहुत सारे दोस्त जरूर मिलेंगे। दोस्त? हाँ, वहाँ बहुत सारे बंदर जो होंगे। दीदी छेड़ती रहती मुझे। बच्चों सुनो सुनो। अरे सुनो तो, देखो बेहद खूबसूरत नजारा है और हवा भी बिल्कुल साफ है। अरे डॉक्टर आशुतोष, देखिए बेटा, डॉक्टर आशुतोष आए हैं मिलने। चलिए नमस्ते करें इन्हें। नमस्ते डॉक्टर आशुतोष। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? वाह, बहुत खूब। भाई मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ आए। मैडम जी सर, जी इन बच्चों को यहाँ लाकर आपने बहुत अच्छा किया। जी। बच्चों इधर से आइए, इस तरफ से आइए। और हाँ बच्चों, एक बात का खास ध्यान रखना, ज्यादा जोर से बातें मत करना, नहीं तो सारे पक्षी डर जाएंगे। जहाँ चाहे वहाँ घूमो और आधे घंटे में वापस यहीं आ जाना। और हाँ, एक बात और, किसी भी पेड़ से फल या फूल नहीं तोड़ना और पेड़ों को नुकसान भी नहीं पहुंचाना, ठीक है? जाइए जाइए। आओ आशुतोष, हम लोग अब यहाँ बैठ जाते हैं। जी सर। तुम मुझे अपनी समस्या जरा विस्तार से बताओ। जी सर। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जगह कितनी सुखदायक है। यहाँ पुराने फलदायी पेड़ हैं। ऐसे पेड़ भी हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, और कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जो खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ वातावरण को भी साफ रखते हैं। बिल्कुल। यहाँ इस पार्क में पक्षियों की 26 प्रजातियां मौजूद हैं। अच्छा। इसके अलावा प्रवासी पक्षी भी आते रहते हैं। तितलियों की 13 प्रजातियां, मकड़ियों की 18 और चींटों की 3 प्रजातियां भी हैं। अरे वाह। और सर, स्तनधारी जानवरों की 2 प्रजातियां भी इस पार्क में रहती हैं। कंक्रीट के जंगल, इस शहर के पास ये विविधता का स्वर्ग है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शहर के पास ऐसी विविधता को संजोया जा सकता है। आप इन जानवरों को कुछ खाने के लिए भी तो देते होंगे? जी नहीं, यहाँ के जानवर खुद ही अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। हमने इन्हें खुला छोड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जंगल में रहते हैं। ओके। प्राकृतिक चक्र ही ऐसा है कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पुराने पेड़ों पर कीट पतंगे रहते हैं और यही पेड़ पक्षियों के लिए भोजन का काम करते हैं। बहुत सारे जानवरों के लिए तो फलदायी पेड़ ही भोजन का साधन बन जाते हैं सर। अच्छा। और इसके अलावा कुछ जीव जंतु मरे हुए कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं और कुछ बचे हुए कूड़े में भोजन ढूंढ लेते हैं। मैंने पढ़ा था कि यहाँ तितली की एक नई प्रजाति भी मिली थी। इसका मतलब है यहाँ पर रहने वाले सारे प्रजातियों की आपने नाम सूची तो बना रखी है जी। तो फिर समस्या क्या है? हाँ मैडम, विविधता पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, मेरी समस्या तो उसके सामने बहुत छोटी है। पार्क के उत्तर में एक झुग्गी बस गई है। अब लोग हमारे पार्क में भी अतिक्रमण कर रहे हैं, यहाँ से फल चुराते हैं और तो और पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेचते हैं। पेड़ों को काट रहे हैं जिससे कि चूल्हा जला सकें। और उनके चूल्हे से निकलने वाले धुएं से वातावरण में घुटन हो रही है सर। हाँ, होता होगा बिल्कुल। सारे पार्क में प्रदूषण फैल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने घोंसलों में पक्षियों को, नन्हे बच्चों को मारा पाया था। अब मुझे लगता है आपको यहाँ पहरा और कड़ा करना पड़ेगा। हाँ जी सर, लेकिन हमारे पास अलग से पहरेदार रखने के लिए भी तो पैसे नहीं है ना। हाँ। और मैंने तो ये भी सुना है कि आसपास एक बहुमंजिला इमारत बनाने वाले हैं। उसी के साथ एक मॉल भी बनेगा और जमीन के नीचे पार्किंग। इसके लिए वो पेड़ों को काटेंगे। मतलब साफ है सर, इस जगह की सारी शोभा अब खत्म। प्रकृति की अपनी एक व्यवस्था है और इसमें अगर एक छोटी सी कड़ी भी टूट जाए तो पूरी व्यवस्था धराशायी हो सकती है। हाँ, लोगों को इस बात का एहसास नहीं है मैडम कि जो जैव विविधता आज वो देख रहे हैं वो लाखों करोड़ों वर्षों से होने वाले विकास का नतीजा है। अगर ये पार्क गायब हो जाएगा ना सर, तो कितने सारे जानवर और पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे।
एक तरह से हम अपने समंदर और धरती दोनों को खोखला कर रहे हैं। बिल्कुल। तेजी से जंगलों को काट रहे हैं और प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं। तुम्हें पता है 2000 से 2010 के बीच लगभग 1,30,00,000 हेक्टेयर जंगल हर साल काट दिए गए। जी सर। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि पिछले 50 वर्षों में विविधता से भरपूर अमेज़न के इलाके का 17% हिस्सा जंगलों की कटाई और पशुपालन की भेंट चढ़ चुका है। जरा सोच कर देखिए, इतने सारे जंगल और जीव जंतु को पशुपालन के लिए काट डालना कहाँ की समझदारी है। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक कहा। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि हर 10% जंगल की कटाई का मतलब होता है 1 या 2 प्रजातियों का विलुप्त होना। अच्छा। लेकिन जैसे ही जंगलों की कटाई 43% का आंकड़ा पार करती है तो विविधता को होने वाला नुकसान और तेजी से होता है। इसके बाद तो हर 10% जंगल की कटाई में 8 प्रजातियां विलुप्त होने का खतरा रहता है। और आपको क्या लगता है कि इसका असर आम लोगों पर यानी हम पर और आप पर नहीं होगा? क्या इससे सिर्फ बेजुबान जानवरों पर ही असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। पर्यावरण में हो रहे बदलाव से लड़ने में जंगल बहुत सहयोगी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। ये जंगल ही तो हैं जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वरना तो हर तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ही मर जाए। बिल्कुल। पेड़ों को काटने से ही तो करीब 15% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है सर। तो फिर हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोक पाएंगे? कितनी बुरी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण में बदलाव की वजह से ही कोरल रीफ और बाकी जीवों पर असर हो रहा है। समंदर के पानी में अम्ल की मात्रा बढ़ती जा रही है। नतीजा उसमें रहने वाले जीवों का जीना मुहाल हो गया है। कई बार तो प्रकृति ऐसे काम करती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो किस रूप में हमारा भला कर रही है। जी सर। किसे मालूम होगा कि पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो समंदर में घुल जाता है। सर ये तो प्रमाणित भी हो चुका है कि इंसान की वजह से पैदा होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का 1/3 हिस्सा और जीवाश्म ईंधन से पैदा होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का आधा हिस्सा समुद्र में मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बताइए कि हम में से कितने लोग या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ये जानते हैं कि समंदर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो समंदर में पीएच कम हो जाता है। नतीजा पानी का अम्ल बढ़ जाता है और इसी वजह से पानी में रहने वाले जीव जंतु जैसे कि कोरल, घोंघा, जोंक और समंदर के नटखट प्राणियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये लो भाई, हमारे भी नटखट जीव आ गए। अरे आओ बच्चों, अरे आओ, चलो बैठो 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 बैठो। बहुत खुश लग रहे हो, लगता है काफी मजा आया है। हाँ, हमने ना बहुत सारी तितलियां और पक्षी देखे और तरह तरह के फूल। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगली फूल भी इतने खूबसूरत हो सकते हैं। हमें तो लगता था बस हमारे जो घर के बगीचे में जो फूल होते हैं ना, बस वही सुंदर होते हैं। हाँ, और मैडम मैं एक फूल तोड़ना चाहता था लेकिन गार्ड अंकल ने मना कर दिया। अच्छा किया। कहने लगे अगर हम फूल तोड़ेंगे तो वो मर जाएगा और उसके बीच से एक नया पौधा नहीं उग पाएगा। ठीक कहा। उन्होंने कहा कि जंगली पौधों के फूल तोड़ना अच्छी आदत नहीं। हाँ। फिर मैंने एक केला तोड़ना चाहा तो गार्ड अंकल ने फिर मना कर दिया। कहने लगे अगर हम ये फल खा जाएंगे तो जानवरों को खाना कैसे मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सब कुछ आज ही खत्म मत कर दो, कल के लिए भी तो कुछ बचा कर रखो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये एक बहुत बड़ी सीख है। प्राकृतिक संपदा का ज्यादा इस्तेमाल करने से जैव विविधता को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये गलत आदत है। हाँ, और हमने कुछ अनोखा ही देखा। पता है, एक छोटा सा पक्षी जो पेड़ पर लगी दीमक खा रहा था और दूसरा पक्षी आया और उसने उसको दबोच लिया। तुम किस्मत वाले हो कि तुमने ये क्रम देखा जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। इससे पता चलता है कि प्रकृति में सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम तो अभी बच्चे हैं, हम कैसे मदद कर सकते हैं? अब सरकार इसके लिए नीतियां बनाती है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता को बचाने में जुटी हैं। बिल्कुल। लेकिन हम एक छात्र के तौर पर कैसे मदद कर सकते हैं?
जैव विविधता को बचाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है और तुम लोग तो हमारा भविष्य हो, तो तुम पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। देखो, सबसे पहले तो आपको पर्यावरण और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। और आप चाहें तो किसी संस्था के साथ मिलकर प्रकृति और उसमें रहने वाले के संरक्षण से जुड़ा काम भी कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर भी आप प्राकृतिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। जैसे अपने पालतू जानवर, खास तौर पर बिल्ली को जंगली पक्षियों को मारने से रोकना चाहिए। जानवरों की खाल से बना सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना लगे। अगर आप ऐसी चीजें खरीदेंगे तो शिकारी जानवरों का और शिकार करेंगे और आपके लिए और चीजें बनाएंगे। पर ये बात तो ठीक नहीं है ना? जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने। घर पर भी नीम, तुलसी जैसे पदार्थों से बने कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। केमिकल अगर किसी भी रूप में नदी या समुद्र में पहुंच जाए तो और भी नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल। क्या चिड़ियाघर इसमें मदद कर सकते हैं? हम कल ही एक चिड़ियाघर गए और वहाँ तो बहुत सारे जानवरों की प्रजातियां हैं। रवि, चिड़ियाघर जानवरों के लिए प्राकृतिक निवास नहीं है। वहाँ तो जानवरों को बंदी बनाकर रखा जाता है। बिल्कुल। वैसे कुछ चिड़ियाघर ऐसे भी होते हैं जहाँ ऐसे जानवरों का पालन पोषण किया जाता है, समझे बुद्धू? जो वैसे जंगल में कम ही मिलते हैं। फिर वो नए पैदा हुए जानवरों को उनकी प्राकृतिक दुनिया में छोड़ देते हैं। लेकिन उन जानवरों के लिए जंगल में बेहतर व्यवस्था बची हो तब ना। और अगर उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक व्यवस्था नहीं मिली तो फिर उनका क्या होगा? उदास मत होइए बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से तुम लोग इन बातों को लेकर जागरूक हो रहे हो, तुम लोग प्रकृति को बचाने की इस लड़ाई में अपनी भूमिका अच्छे से निभाओगे और संरक्षण की प्रक्रिया में अपना पूरा योगदान दोगे। हाँ जी डॉक्टर। बिल्कुल, हम वो सब कुछ करेंगे जो इस पक्षी उद्यान को बचाने के लिए जरूरी होगा। हाँ, चलो हम चलो सब चलो करेंगे। बच्चों। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 31वीं कड़ी सुन रहे थे। सुंदरता में विविधता, जैव विविधता संरक्षण। समन्वय दिलीप झा, डॉक्टर चंदन मोहन और डॉक्टर BK त्यागी। आलेख हेमंत लागवंकर। हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी। निर्देशन काजल सूरी और प्रस्तुति सहायक आख्या जयवर्धन। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, जीतू सिंह, अशोक मलकानी, उमेश दीक्षित, एकता सिंह, मोहम्मद बुरहान और काजल सूरी। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है IUCN क्या है? और दूसरा प्रश्न है विश्व में सभी जीव जंतुओं की प्रजातियों का कितना प्रतिशत भाग हर वर्ष लुप्त हो रहा है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रही जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।